बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर उस्मान असगर आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम द एयर पैसेज वे है। और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग हमेशा खुश और सलामत रहें, हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको द एयर पैसेज वे पर पहले डिस्कशन में कहा था कि इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। उसकी वजह यह कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक है, तो इसको समझने में टाइम चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस लेक्चर के बाद आपको द एयर पैसेज वे ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो अगर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें तो इससे पहले हम पिछले लेक्चर का ओवरव्यू करते हैं कि उसमें मैंने आपको बताया था कि एयर पैसेज वे क्या होता है, उसके पाथवे में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं और उसके हमने 2 पार्ट्स यानी कि नेज़ल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल्स के बारे में जिक्र किया था। एयर पैसेज वे के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हवा आपकी बॉडी के अंदर आती है या बाहर जाती है। ठीक हो गया। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसका पूरा पाथवे है जो नॉस्ट्रिल्स से स्टार्ट होता है और एल्वुलाई की तरफ जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नॉस्ट्रिल्स वो ओपनिंग्स होती हैं जो नोज के आउटसाइड पे मौजूद होती है, यहाँ से हवा एंटर होती है, फिर वो नेज़ल कैविटी की तरफ जाती है जिसके अंदर आपके फाइन हेयर्स एंड म्यूकस होते हैं जो क्या करते हैं, इनकमिंग एयर यानी ये जो हवा आ रही होती है उसको बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक वो वार्म करते हैं और उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को निकालते हैं ताकि साफ हवा अंदर जाए और उसको ड्राई से मॉइस्चराइज कर देते हैं ताकि वो इजीली पास आउट हो सके। ठीक हो गया। तो ये पिछले लेक्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब आज के लेक्चर में हम इसके मजीद पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड अ वेरी रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके रोज़े कबूल फरमाए, तरावियाँ कबूल फरमाए, नमाज़ें कबूल फरमाए, इबादत कबूल फरमाए, आमीन। आज के लेक्चर को अब बिना किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने फेरेंक्स के बारे में लिखा है, कॉमन मस्कुलर ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फूड के लिए भी और एयर के लिए भी कॉमन है। लेट्स टू ओसोफेगस एंड लेरिंग्स। और ओसोफेगस के देखिए नीचे मैंने फूड लिखा है, लेरिंग्स के नीचे एयर लिखा है। अब जरा आपको ये बात समझाता हूँ। देखिए आप चाहे खाना खाएं या चाहे सांस लें, उसने गुजरना तो इधर से ही है ना, इस वाले स्ट्रक्चर से ही है। तो वो स्ट्रक्चर जो हवा को भी गुजारता है और खाने को भी आपके निगलवाता है, उस स्ट्रक्चर को हम फेरेंक्स कहते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर ओपनिंग। ठीक हो गया। अगर खाना है तो फेरेंक्स से खाना कहाँ जाएगा, ओसोफेगस की तरफ जाएगा। अगर वो हवा है तो वो लेरिंक्स की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात जो इसमें एक और लिखी, ग्लोटिस कवर्ड बाय एपिग्लोटिस इज प्रेजेंट एट फ्लोर लीडिंग टू लेरिंक्स। ग्लोटिस क्या है, फेरेंक्स की फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है बेस होती है। जैसे आप घरों में फर्श कहते हैं ना, फर्श नीचे ही होता है, फर्श ऊपर तो नहीं होता है, नीचे होता है। तो फ्लोर का मतलब ये है कि फेरेंक्स की जो बेस होती है, जो नीचे की स्ट्रक्चर होता है, उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। और उसके ऊपर छोटा सा टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है जो एपिग्लोटिस होता है, जो उसको ऐसे यूँ समझ लें इस तरह से कवर करता है। ये देखें थोड़ा सा खुला थोड़ा सा बंद है। अच्छा अब इसको ज़रा समझना है, जब आपका खाना आएगा, जब आपका फूड आएगा तब क्या होगा, क्योंकि सांस तो आप हर वक्त ले रहे हैं, खाना तो आप हर वक्त नहीं खाते। तो खाना जब आएगा ना तो जो आपका एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को ऐसे कवर कर देगा, ऐसे कवर कर देगा। ठीक हो गया। ये ओपन था, ये क्लोज हो गया। इसका फायदा क्या होगा कि जो आपकी फूड है वो लेरिंक्स की तरफ नहीं जाएगी, वो वाली साइड नैनो सेकंड्स के लिए क्लोज होगी और आपका जो फूड है वो ओसोफेगस की तरफ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ये कई सेकंड्स के लिए क्लोज हो गए, नहीं, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए क्लोज हो गए। नैनो सेकंड्स का मतलब है इतना कम टाइम कि आपको महसूस भी नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा। एपिग्लोटिस ग्लोटिस को क्लोज कर देगा और आपका खाना सांस की नाली की तरफ नहीं जबकि खुराक की नाली यानी कि ओसोफेगस की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस क्या है। ठीक है। अब फेरेंक्स में एयर कैसे एंटर होती है, अब जरा इसको भी देख लेते हैं। नेज़ल कैविटी के बाहर तो ओपनिंग्स हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, लेकिन इसके अंदर की तरफ भी ओपनिंग होती है जिनको हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। वो ओपनिंग्स आपकी एयर को फेरेंक्स की तरफ नेज़ल कैविटी से ले जाती है। ठीक हो गया। अब हम लेरिंक्स की बात करते हैं। लेरिंक्स क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होती है। कार्टिलेज क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी में
मसल्स में और बोन्स में भी इवन मौजूद होती है। ठीक है, तो लेरिक्स क्योंकि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर कार्टिलेज प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, अब देखें अगली बात मैंने क्या लिखी, ये स्ट्रक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसको हम कहते हैं, यानी कि आवाज पैदा करने का स्ट्रक्चर है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर टू फाइब्रस पेयर्स, फाइबर के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। टू फाइब्रस पेयर का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 4 फाइब्रस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, यानी कि 4 वोकल कॉर्ड्स बेसिकली आपके लेरिक्स में मौजूद होते हैं। अब इन वोकल कॉर्ड्स का काम क्या है? आप महसूस करें जब आप बोलते हैं, आप इधर हाथ रखें और वैसे ही बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन महसूस होगी इस साइड। यही वाइब्रेशन जो है आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको उसने बाद में स्पीच का वर्ड दिया। और उसने एक बॉक्स से लिखा हुआ है जिसमें उसने कहा है कि स्पीच वो एबिलिटी है जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया। भाई जाहिर है दुनिया की कोई और मखलूक तो नहीं बोल सकती है, सिर्फ इंसान ही बोल सकता है। बाकी अल्लाह चाहे तो जानवर भी बोल सकता है, अल्लाह की कुदरत से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। खैर, ये इंसानों की एबिलिटी है, इसलिए मैंने कहा था कि लेरिक्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एयर जो है फेरिंक्स से लेरिक्स की तरफ जाएगी। तो अब लेरिक्स से आगे जो है एयर ने ट्रैकिया की तरफ जाना है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। इसकी आपने ये नाम याद रखना है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। अब पाइप है तो जाहिर है इसकी कोई लेंथ भी होगी। लेंथ लिखी हुई है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि काफ़ी बड़ा पाइप है। अब देखें अल्लाह का कितना खूबसूरत निज़ाम है कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप हमारी इतनी सी बॉडी के अंदर अल्लाह ने एडजस्ट कर दी। ठीक है, और इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होती हैं जो क्या करती हैं। अब सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स इस तरह की होती है, ऐसे। इसका काम क्या है? देखिए, जब आप किसी ऐसी जगह पे हो, जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हो या आप पानी में डुबकी लगाएं, तो ज़ाहिर है फिर तो आप सांस नहीं ले रहे। तो आप नोट करें, आपको ऐसा महसूस है जैसे आपकी बॉडी जो है यहाँ से फूल रही है, आपका सांस कहते हैं ना फूल रहा है। तो जब स्ट्रक्चर फूलेंगे, जैसे ट्रैकिया फूलेगा तो वो फट भी सकता है, जैसे गुब्बारा फूलता है, फूलते फूलते फट जाता है, तो ट्रैकिया भी फट सकता है। उस फटने से बचाने के लिए आपके ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज की रिंग्स मौजूद होती हैं। कोलैप्स का मतलब होता है फट जाने को कोलैप्स कहते हैं। ठीक है, अगर हवा नहीं भी होगी तो भी आपका ट्रैकिया मौजूद रहेगा, वो फटेगा ऐसा नहीं होगा। यानी कि ट्रैकिया आपका नहीं फटेगा अगर मिसाल तौर पे हवा मौजूद नहीं है। वो कौन करता है? कार्टिलेज रिंग्स ये काम करती है। ठीक हो गया, इसलिए हम ये बात करते हैं। और फिर इसकी लोकेशन बताइए कि ओसोफेगस यानी कि जो आपकी फूड पाइप है उसके फ्रंट में मौजूद होता है। ओसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, ट्रैकिया तक हम थे लंग्स से बाहर थे, अब हम लंग्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसने लिखा है कि ब्रोंकाई क्या है? 2 स्मॉलर ट्यूब्स। ये ट्रैकिया से निकलती हैं, 2 स्मॉलर ट्यूब्स निकलती हैं जो कहां पे होती है? लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर लिखा है इसके अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स मौजूद होती हैं। अच्छा, पहले ये देखते हैं 2 स्मॉलर ट्यूब्स। अगर सिंगुलर हो तो उसको हम ब्रोंकस कहते हैं, अगर प्लूरल हो तो ब्रोंकाई कहते हैं। साइंस में ना आपको मैं छोटा सा एक रूल बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो प्लूरल में होते हैं। अगर प्लूरल हो तो कुछ केसेस में हम एंड पे आई लगा देते हैं और सिंगुलर के लिए यूएस लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ब्रोंकस क्या है? वो सिंगुलर है। लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा, राइट ब्रोंकस राइट लंग की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये उसने बुक में बात लिखी है। अब इसलिए मैंने कहा कि 2 ब्रोंकाई है। ठीक है, और इसके अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स मौजूद है, रिंग्स नहीं है, प्लेट्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि जाहिर है ये छोटा स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर रिंग्स नहीं होंगी, प्लेट्स होंगी। काम इसका भी वही है, कार्टिलेज प्लेट्स का भी वही काम है कि कोलैप्स से ब्रोंकाई को बचाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ब्रोंकाई से हम ब्रोंकियोल्स की तरफ जा रहे हैं। ब्रोंकियोल्स क्या है? सेवरल फाइन ट्यूब्यूल्स। ब्रोंकाई जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे जो ट्यूब्स होते हैं उनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये वर्ड आपने हमेशा याद रखना है।
जो ट्यूब्यूल होता है उसको हम स्मॉल ट्यूब भी कहते हैं। अगर ट्यूब स्मॉल हो तो उसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा तो उसके अंदर कार्टिलेज की जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया, इसलिए उसने लिखा नो कार्टिलेज। ट्रैकिया से एयर ब्रोंकाई की तरफ आई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स की तरफ आई। अब ब्रोंकियोल से उसने आगे एल्व्यूलर डक्ट्स की तरफ जाना है। एल्व्यूलर डक्ट्स क्या है? जो एंड पे ब्रोंकियोल्स है ना, उनको हम एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं। एल्व्यूलर डक्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आगे एक स्ट्रक्चर की तरफ ओपन होना होता है जिसको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। ठीक हो गया। अब एल्व्यूलाई क्या है? अब एल्व्यूलाई की हम बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सैक लाइक पाउचेस सराउंडेड बाय कैपिलरीज, यानी कि जो आपकी एल्व्यूलर डक्ट्स थी ना वो अब एल्व्यूलाई की तरफ ओपन हो रही। और ये क्या है? सैक लाइक पाउचेस, यानी कि सैक कहते हैं बोरी को कहते हैं। ठीक है। और पाउचेस का मतलब ये कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ना पाउच टाइप एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका जो शेप है वो सैक की तरह होती है। ठीक है। और ये किससे सराउंडेड होते हैं? कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं। कैपिलरीज क्या है? ब्लड वेसल है जो आपके खून को कैरी करते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि कैपिलरीज क्या है? आपके खून को कैरी करने वाली ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। अगली बात देखिए क्या लिखी है? रेस्पिरेटरी सरफेस लिखी है। रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब क्या है कि ये वो जगह है जहाँ पे आपकी गैसियस एक्सचेंज होनी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि एल्व्यूलाई वो जगह है जहाँ पे ह्यूमंस अपनी गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इसलिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। जो एल्व्यूलाई होते हैं ना, यही आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। ठीक हो गया। अब आज के लेक्चर को हम एंड करने से पहले दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है। फेरेक्स के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये कॉमन ओपनिंग है जो फूड के लिए होती है। अगर फूड के लिए हो तो फिर यहाँ से फूड ओसोफेगस की तरफ जाता है, अगर एयर के लिए हो तो फिर लेरेक्स की तरफ फेरेक्स जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके फ्लोर पे ग्लोटिस होता है जो एपिग्लोटिस से कवर होता है। और उसका मैंने आपको बता दें कि ग्लोटिस को तब क्लोज करता है जब आपका फूड जो है वो एंटर होता है। ठीक है, फेरेक्स की तरफ एंटर होता है ताकि वो लेरेक्स की बजाय ओसोफेगस की तरफ जाए। अच्छा, और फिर मैंने आपको बताया कि फेरेक्स की तरफ एयर जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर होती है जो आपकी नेजल कैविटी के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद लेरेक्स की बात करें तो ये कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं, आपकी स्पीच प्रोड्यूस होती है। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैकिया की बात की, ये क्या होता है? विंड पाइप होता है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। और इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज की जो है वो रिंग्स मौजूद होती हैं जो इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है। और ये ओसोफेगस के फ्रंट में मौजूद होती है। उसके बाद ब्रोंकाई की हमने बात की कि ये स्मॉल 2 ट्यूब्स होती हैं जो ट्रैकिया से निकलती हैं और लंग्स की तरफ जाती हैं। ठीक है। और इनके अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स मौजूद होती हैं। इनका भी वही काम है जो पीछे कार्टिलेज रिंग्स का हमने डिस्कस किया। उसके बाद ब्रोंकाई से काफ़ी सारे ब्रोंकियोल्स निकलते हैं जो बहुत स्मॉल ट्यूब्स होते हैं और स्मॉल ट्यूब्स को हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है। और इनके अंदर किसी किस्म की कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद ब्रोंकियोल्स जो एंड पे मौजूद होती हैं उनको हम एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं। ठीक है। और इनको एल्व्यूलर डक्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे एल्व्यूलाई की तरफ ओपन होते हैं। अच्छा, एल्व्यूलाई क्या है? सैक लाइक पाउचेस होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है जो सैक की शेप रखता है। ठीक है। जिसके सराउंडिंग में कैपिलरीज होती है जो आपकी ब्लड वेसल्स को कैरी करते हैं। और एल्व्यूलाई जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है, यानी कि वो जगह है जहाँ पे आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये हमारा कंप्लीट एयर पैसेज वे था जिसको हमने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया। आई नो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है लेकिन ये ज़रूरी था ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक ही दफ़ा इतना पक्का बैठ जाए कि आपको दोबारा इस टॉपिक को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको इस तरह के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको याद ना करना पड़े, आपके जहन में वो चीज़ नक्श हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी आपसे इसी एनर्जी के साथ मुलाकात होगी। और दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़।